नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर पेपर सीरीज़ के अंदर। ये हमारा 2022 का पेपर है और ये जीएस पेपर 1 है जो कि 5 जून 2022 को हुआ था। इसका हम फुल एनालिसिस देखेंगे, जो कि हमारा जो यूपीएससी का जो 23 मई 2028 को जो पेपर होने वाला है, यानी जो 2023 का जो पेपर होने वाला है, उसमें हमारा काफ़ी उपयोगी होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये यानी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन, इससे पहले हमने जो हर वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये 2022 का, इसलिए हम इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। उसके पहले के जो क्वेश्चन है उसमें इतने ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं और औद्योगिक विवाद और सामानों व छंटनी का काम यानी कामबंदी के विषय में सूचना को संलिप्त करता है? तो कहता भी, भारत में निम्न में से ऐसी कौन सी उन फैक्ट्रियां जिनमें कामगार नियुक्त हैं, ठीक है, और औद्योगिक विवादों और साथ ही साथ जो हमारी जो सामानों छंटनियों कामबंदी की विशेष सूचनाओं का संकलन करता है, यानी इन सब की जो सूचना होती है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वह अपने पास स्टोर करता है। तो ये किसकी जिम्मेवारी होती है? अभी ये हमारी जो श्रम ब्यूरो होती है उसकी ये जिम्मेवारी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है, ठीक। तो हमारी जो श्रम ब्यूरो होती है वो कि 1920 में अपनी स्थापना के समय से ही श्रम की विभिन्न पहलुओं पर कहीं न कहीं जो अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर भी श्रमिक सांख्यिकी और संग्रहण का क्या करती है, काम करती है। इसका जो संग्रहण करती है, उसका संकलन करती है, उसका विश्लेषण भी करती है, साथ ही साथ उसका प्रसार भी करती है और उनमें क्या करती है, इन सब कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही साथ इसमें ऑफर इन इंडस्ट्री इन इंडिया कार्यों को करने के लिए और का जो कारखाने उसको रोकने के लिए, बंद करने के लिए, उसकी छंटनी करने के लिए, साथ ही साथ उसमें जो तालाबंदी करने के लिए आंकड़े प्रदान कराता है, जो प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के बीच में जो कहीं कहीं सौहार्दपूर्ण और सामंजस्य संबंध बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही साथ नीतियों बनाने में भी उपयोगी होता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है? उद्योगों और सरकार की जो योजनाकार और नीति निर्माताओं और जो निर्णय निर्माता होते हैं द्वारा औद्योगिक संघर्षों और उनके कारणों की ऐतिहासिक जो डेटा होता है उनकी जानकारी की मांग को पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये जो संस्थाएं होती है उनको जैसे किसी प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है तो उस डेटा को उपलब्ध करवाना श्रम ब्यूरो का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में कोयला नियंत्रण संगठन, जिसको बोलते हैं कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, की भूमिका है। तो इसकी क्या भूमिका है? तो पहला कहता है, हमारा जो ये भारतीय कोयला नियंत्रण संगठन है, भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी के प्रमुख स्रोतों में से एक है। अगला कहता है, यह बंद कोयला व लिग्नाइट खंड के जो विकास की प्रगति को क्या करता है, जो मॉनिटर करता है या उसकी देखभाल करता है। अगला कथन कहता है भी, यह जो कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिकरण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी भी यानी किसी जो आपत्ति का भी क्या करता है, अनुसरण करता है, यानी उसकी आपत्ति आती है तो उसके बारे में इनको जानकारी उपलब्ध करवाता है। अगला कहता है भी, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां वहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला का वितरण हो, यानी जो कोयला है वह अंतिम उपभोक्ता तक इस बात का कोयले का पहुंच हो। तो हमें बताना है कौन सा कथन इसका सही है। तो इसका हमारा जो पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है, जबकि चौथा कथन है वो हमारा गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा किसके अंदर है? ये हमारा ए के अंदर है, तो राइट आंसर हो जाता हमारा इसका ए, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है, जबकि जो चौथा कथन है वो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो 1916 में स्थापित किया गया था हमारा जो कोयला नियंत्रण संगठन था, वह भारतीय कोयला क्षेत्र में सबसे पुरानी कार्यशालाओं में से क्या है, एक है। इस कार्यालय की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था भी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कोयले की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करवाना था, के लिए जो सरकारी नियंत्रण भी इसके ऊपर रखना था, यानी जो कोयले को नियंत्रित कौन करेगी, सरकार करेगी। कब? 1916 के अंदर, जब प्रथम विश्व युद्ध चरम पर था। कोयले की अत्यधिक कमी के कारण कोयले के उत्पादन, वितरण और जो मूल्य निर्धारण पर प्रभावित नियंत्रण को क्या करता है ये, कि यानी जो इसको बोलते हैं भी जो कोयलरी नियंत्रण आदेश जो 1944 में लागू किया गया था, किस लिए? कोयले के नियंत्रण करने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए, उसका वितरण करने के लिए। इसके बाद उसको 1945 में एक और व्यापक आदेश द्वारा इसको संशोधित किया गया। फिर इसको 1996 में संशोधित किया गया।
ठीक है। इसको जो वितरण में मूल्य निर्धारण को नियंत्रित व मुक्त किया गया था। तत्पश्चात इसमें 2002 में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और एक जारी किया गया एक अलग अधिदेश। फिर उसके बाद में इसमें क्या 2004 में संशोधन किया गया, ठीक है। फिर उस भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में भी इसको जो गहन के संशोधित यानी प्रकाशित किया गया, ठीक है। और कोयले प्रशिक्षण की ताकि कोयले के वर्ग और उसके ग्रेड और आकार और शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये 2004 में जिस प्रकार का जो कोयला थी उसकी शुद्धता के आधार पर इसका वर्गीकरण करना था 2004 की अधिसूचना के तहत। साथ ही साथ जो कोयले की जो घोषणा से उत्पन्न जो उपभोक्ता और मालिक के बीच में जो विवाद था उसके मामले की भी अपीलीय प्राधिकरण की भी बात की गई थी, यानी जो उसके बीच का जो सुलझाने के लिए एक अपराधीकरण की भी बात कही गई थी इसमें। और इससे जो क्लोरियन में जो कोयले के स्टॉक और कोयले के अपेक्षित उत्पादन से निपटने भी विनियमित करने के लिए भी इसके अंदर प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ जो ग्रेड के रख रखाव में के संबंध में गुणवत्ता निगरानी और ग्रेड और आकार के संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जो हमारा कोयला था उनको लोडिंग को भी ट्रैक किया जाता था। जो कोयला की जो खदान थी जिसे यानी सिम या जिसको हम खदानों के किसी भी भाग को खोदने के लिए या उसे खोलने की अनुमति देना और खदान को उपविभाजित करना भी इसके अंदर शामिल था। साथ ही साथ जो सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के तहत कोयले को लिग्नाइट सांख्यिकी के संबंध में कोयला नियंत्रण और सांख्यिकी प्राधिकरण बनाया गया है। अतः कोयला का जो हम कह सकते हैं जी इस हिसाब से जो कोयला की सांख्यिकी तहत तो पहला कथन हमारा सही हो जाता है, जो कि कहता था हमारा विश्व भारत में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अगला कहता है भी जो वार्षिक कोयला जो लिग्नाइट के सर्वेक्षण करने और कहीं के जो अंतरिम कोयले सांख्यिकी और भारतीय कोयले निर्देश के प्रकार के भी शानदार जो उसकी जो जिम्मेवारी होती है वो उसका प्रदर्शन से आधार भी उसकी जिम्मेवारी होती है। तो ये सारे के सारे क्या है इसके प्रावधान है जो कोयले को कहीं के नियंत्रित करते हैं, उसको उसके जो श्रेणी होती है उसमें उसको विभाजित करते हैं, ठीक। चलिए बस यही चीज़ इसके अंदर लिख रखा है अभी जो कोयला खदान सर्वेक्षण अधिनियम 1974 और कोयला खदानों संशोधन 2011 के तहत उठाए गए और भेजे गए सभी कच्चे कोयले पर लगाए गए उत्पादन शुल्क का आकलन व संग्रहण भी करता था। साथ ही साथ कोयला संसाधन है उसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जो कोयला जो ऑपरेटर होते थे और उनकी वित्तीय जो सहायता भी प्रदान करते थे और जो खानों का भंडार है उनकी भी जानकारी करते थे। कहीं कहीं जो कोयले के जो खदान थे उनके वैज्ञानिक तरीके से उनका विकास भी करते थे। साथ साथ कोयले संरक्षण व कोयला खदानों के विकास और कोयले के उपयोग में के संबंध में अनुसंधान करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य था। साथ ही साथ जैसे गैर जलवासी जो सामग्री जिसके अंदर जो कलिंग होता है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में जो फीलिंग होता है अवतल जो क्षेत्र होता है उनको भरना, यानी कि जो खोदने के बाद जो खाली गड्ढे से बच जाते हैं उनको भरना, खाइयों को काटना, ये सारे के सारे कार्य इसको भी सौंपे गए थे। जो कोयला क्षेत्र व सड़क अवसंरचना जैसे यानी कहीं के अवसंरचना को विकास करना, भुगतान का आयुक्त करना, जो कोकिंग जो कोयला होता है उसकी माइनिंग अधिनियम 1972 में, नॉन कोयलिंग लेस जो माइनिंग अधिनियम 1973 के तहत भी पूर्व राष्ट्रीय अवधि जो राष्ट्रीयकरण की अवधि से कोयले की जो मालिकाना दावा मामले से निपटने के लिए कोयला नियंत्रण भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहा है। तो बस यही चीज़ इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। अतः जो कोयला होता है वो लिग्नाइट और ब्लॉक की निगरानी भी करता है। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर था वो था ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बी भारत की यानी यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची अधिनियम के अधीन लाया जाता है तो निम्न में से कौन निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक उसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? तो ऐसे मान लीजिए भी भारत का कोई भी क्षेत्र है उसको अगर 5वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया जाता है तो उससे उसका क्या परिणाम हो सकता है? तो जैसा कि हम जानते हैं 5वीं अनुसूची वो जनजाति के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित जानकारी यानी जो उपलब्ध करवाता है कुछ शक्तियाँ। तो इससे क्या होता है, इससे जो जनजातीय लोगों की जो जमीनें गैर जनजातीय लोगों को आंतरिक करने पर रोक लगा देता है, ठीक है। तो यानी जो गैर जनजातीय लोग हैं उनकी भूमि पर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होता है हमारा ए ही होता है, ठीक है। तो ये होता है 5वीं अनुसूची, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 5वीं और जो 6ठी अनुसूची के तहत शासन के मामलों में जनजातीय क्षेत्रों को कहीं न कहीं क्या दी गई है यानी स्वायत्तता प्रदान की गई है, जिससे जो कि कहीं के जो समानता बना आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर और अन्य 1997 के अंदर जो मामला हुआ था फैसला में
और मजबूती मिली थी, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी जनजातीय भूमियों को हस्तांतरण 5वें अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्ष के सुनने होंगे। यानी उसके अगर किसी प्रकार का वहाँ पर खनन करना है तो पहले आपको उनसे अनुमति लेनी होगी। इसलिए क्या होता है, जो निजी जो व्यक्ति होते हैं उनको इसके अंदर जो हस्तक्षेप करने की जो जिम्मेवारी यानी हस्तक्षेप करना कम हो जाता था उनका हस्तक्षेप। 5वें अनुसूची के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जैसे केंद्र सरकार के पास अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यों को निर्देश देने और कार्य की शक्ति होगी। साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्र वाले किसी भी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा, ताकि उसके आधार पर कोई कार्य किया जा सके और राज्यपाल इसके साथ नियम बना सके। ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि का जो हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध लगा देता है, कौन, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर अनुसूचित जाति जो सदस्यों के लिए जो धन उधार लेने के वाले व्यक्ति होते हैं उनके भी साहूकार से और जो वायसराय वाले विनियमित भी करना होता है। यानी जो जिस प्रकार की जो व्यवस्था चलती है इनको धन उधार लेने की, वही व्यवस्था इसके अंदर चलेगी। वर्तमान में 10 राज्य हैं, अर्थात कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना 5वें अनुसूची में शामिल किए गए हैं। जबकि छठी अनुसूची में 4 राज्य, जिसके अंदर है असम है, मेघालय है, नागालैंड है और एक शायद त्रिपुरा है और मिजोरम है शायद नागालैंड की जगह। तो इस प्रकार की जगह ये 4 राज्य हैं जो कि 5वें अनुसूची के अंदर नहीं है, वो छठी अनुसूची के अंदर शामिल होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संदर्भित करने वाला प्लेटफॉर्म है। कौन सा? भारत स्वच्छता गठबंधन। और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका क्या किया गया है, वित्त पोषित होता है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थानों भारत सरकार के जो आश्वासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष वह निकाय है। यानी कहीं न कहीं जो ये क्या है, जो हमारी जो राष्ट्रीय नगर निकाय है भारत सरकार की आवास एवं शहरी मंत्रालय, इसका क्या है, शीर्ष निकाय है। और ये शहरी और भारत की चुनौतियों का समाधान करने और नव प्रवर्तन हल उपलब्ध करवाता है। तो पूछा गया हमसे इसका कौन सा कथन इसका जो सही है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होता है वो है बी, यानी इसका जो दूसरा कथन है वो सही है, जबकि इसका जो जो दूसरा कथन सही है और पहला कथन है वो क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी। तो क्या कहता है अभी, जो भारतीय स्वच्छता गठबंधन को 25 जून 2015 को यानी जो फिक्की ने नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ये जो हमारा जो ISC है इसको एक बहुहितकारी मंच प्रदान करवाता है, जो कि निजी क्षेत्र, सरकार, वित्तीय संस्थानों, नागरिक सामाजिक समूहों, मीडियाओं, साथ साथ जो दाताओं या द्विपक्षीय जो लोग होते हैं उनके साथ ही जो विशेषज्ञ इत्यादि को एक साथ का लाने का क्या करता है, मंच प्रदान करता है। साथ ही स्वच्छता स्थान के माध्यम से स्थायी स्वच्छता को चलाने के लिए भी साझेदारी मॉडल के रूप में भी कार्य करता है। अगला कहता है भी जो दूसरा कथन 1976 में स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर एक प्रीमियम है, यानी एक निकाय है और संस्थान और समर्थन करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नियुक्त किया गया है और इसको शहरी और विकास मंत्रालय के तहत इसका जो मार्गदर्शन किया जाता है। तो राइट आंसर होता था इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है, तो हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण था, इसका गठन हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया था। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है सी। ठीक है, तो क्या था अभी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन देश में भूजल विकास और प्रबंधन अधिनियम जो विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। तो राइट आंसर होता है इसका हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यक्ष समिति जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जो कंसोलिडेशन कमेटी है हमारी, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। अगला है पारंपरिक रूपों के प्रति वर्ष ये क्या करती है, 1 मार्च, जून और सितंबर में अपनी बैठकों का क्या करती है, ये आयोजन करती है। अगला कहता है यह महासभा कौन सी, यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी UN सदस्यों के जो प्रतियों का
क्या करती है, जो सदस्य होते हैं उनका क्या कहते हैं, आंकलन करती है। जो प्रतिदिन के दस्तावेज देते हैं उनके क्या करती है, आंकलन करती है। तो पूछा गया हमसे इसका कौन सा कथन सही है, तो इसका जो केवल तीसरा जो कथन हमारा वो तो सही है, जबकि हमारी जो बाकी दोनों कथन है वो क्या है, गलत है। तो जो राइट आंसर होता है वो है हमारा इसका ए। ठीक। जो संयुक्त राष्ट्र जो हमारी जो साख समिति है, वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक समिति है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो प्रतिनिधि जो सदस्य होते हैं उनके देशों की साख के संबंध में अपनी सभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, जो प्रतिनिधि जो होते हैं उसकी किस प्रकार की साख है उसके बारे में रिपोर्ट देना होता है। संयुक्त राष्ट्र की साख समिति महासभा के प्रत्येक नियंत्रण स्तर की शुरुआत में ही नियुक्ति की जाती है। इसे 9 सदस्य होते हैं। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 9। यानी जब महासभा की बैठक बैठती है तभी इसकी क्या कहते हैं, नियुक्ति कर ली जाती है। जिसे जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, जो हमारी जो यूएस हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके प्रस्ताव पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा जो वहाँ की जो प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर में वह आवश्यकता अनुसार नियमित स्तरों में मिलती है। किसमें, सितंबर और दिसंबर में, या इसके अलावा कोई अगर जरूरत पड़ती है तो तब भी बीच में ये बुला सकती है। ये समर्पित एजेंडा मदों और उपमदों के माध्यम से विशिष्ट मदों पर चर्चा करती है, जो संकल्पों को अपनाने की ओर ले जाता है। प्रत्येक सदस्य राज्य के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिनिधियों का और सदस्यों के नाम सचिवालय को प्रस्तुत करने किए जाते हैं, और या तो क्या होता है, राज्य या सरकार के प्रमुख या विदेशी मामलों के मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन जाते हैं, या तो हमारा जो राज्य का जो प्रमुख होगा यानी प्रधानमंत्री द्वारा, या विदेशी मामलों के जो मंत्री होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं। ठीक है। समिति को सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की साख की जांच करने के लिए और उस महासभा को रिपोर्ट करने का भी क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है। तो हमारा जो दूसरा कथन, जो पहला और दूसरा कथन गलत था, जबकि तीसरा कथन क्या था, सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक कथन जो हमारे ध्रुवीय कोड जिसको बोलते हैं पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है, किसको, जो पोलर कोड के। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर, जो पोलर कोड होते हैं वो ध्रुवीय जो जल राशियों के में परिचालन कर रहे जो जहाज होते हैं के लिए सुरक्षा का एक अंतरण कोड होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ए होता है। ठीक है। तो क्या होता है भी, जो ये कहते हैं ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रही जो जहाज होती है, जो जहाजें चल रही होती है ध्रुवों के अंदर, उसको ये सुरक्षा प्रदान करने का एक कोड होता है जिसको ध्रुवीय कोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। तो जिसको बोलते हैं भाई द इंटरनेशनल कोड ऑफ शिप ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर ऑफ द पोलर कोड 2014 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाया गया था। यह कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय शासन है और कोड ध्रुवीय क्षेत्रों में जो शिपिंग के लिए नियमों को निर्धारण करता है, और मुख्य उसमें जो नेविगेशन है, साथ ही साथ जहाज का जो डिजाइन से संबंधित ये सारे जो हमारा ध्रुवीय कोड है वो कार्य करता है। ठीक है। तो ये कहीं के जो जहाज की जो सुरक्षा होती है उससे संबंधित कार्य को देखता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को पर्यवेक्षण स्थिति प्रदान कर सकती है, जो कि गैर सदस्य हैं जिनका क्या है, यानी जो सदस्य यूएन सभा के नहीं है उनको ये क्या कर सकते हैं, पर्यवेक्षण स्थिति दे सकती है। अगला कहता है अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा के पर्यवेक्षण स्थिति पाने के प्रयत्न कर सकते हैं। जो अंतर सरकारी जो संगठन होते हैं वो भी कहीं कहीं इसका प्रयत्न कर सकते हैं पर्यवेक्षण की स्थिति के रूप में। अगला कहता है यूएन महासभा में स्थायी पर्यवेक्षण यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। तो यूएन महासभा के जो स्थायी पर्यवेक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं एक मिशन या फिर एक प्रकार का जो हम कह सकते हैं एक संगठन बनाकर भी बनाए रह सकते हैं। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसके जो हमारे जो तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी होता है। ठीक है। तो यानी हमारे पहला, दूसरा और तीसरा कथन क्या है, सही है। तो पर्यवेक्षक दर्शा कुछ संगठनों द्वारा गैर सदस्यों को संगठन की गतिविधियों को भाग लेने की क्षमता देने के लिए किया जाता है। ये कहीं कहीं उनका एक प्रकार के विशेषाधिकार ही होता है। ये कहीं कहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सरकारी सदस्यों को, जो कि राज्य है उनके संगठन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, अगर कोई ऐसा संगठन है, ठीक है, जो अन्य कोई भी अगर संस्था है, उसको स्थायी पर्यवेक्षण का दर्जा भी दे सकती है।
पर्यवेक्षण का दर्जा राज्यों और अंतर सरकारी गठबंधनों तक ही सीमित होता है, जिनकी गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र विधानसभा के हितों के मामलों को कवर करती है। ठीक है, जिसके अंदर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उनके हित को ये देखती है। महासभा की जो छठी समिति पूर्ण स्तर में विचार करने से पहले पर्यवेक्षण स्थिति के लिए सभी आवेदन पर क्या करती है, विचार करती है। यानी ये जो छठी समिति है ये क्या करती है, जितने भी आवेदन आते हैं जो जिस प्रकार की जो महासभा के पास अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत पर पहले ये क्या करती है, इसकी जांच करती है। ठीक है, और स्थायी पर्यवेक्षण महासभा के स्तरों और कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। जो स्थायी पर्यवेक्षण होते हैं वो महासभा के जो स्तर होते हैं उसमें भाग ले सकते हैं। दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन था जिसका मुख्यालय हमारे गुड़गांव हरियाणा यानी भारत में स्थित है, को पर्यवेक्षण का दर्जा भी दिया गया था। तो राइट आंसर था इसका डी, यानी तीनों के तीनों कथन के थे हमारे इसके सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यह कहता है भारत में जो चाय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है जो चाय बॉन्ड एक साविधिक निकाय है, जो हमारी जो ये जो टी बोर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो हमारी क्या है, एक प्रकार की साविधिक निकाय है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के से संलग्न निकाय का यानी जो नियामक निकाय है, यानी इसका जो मंत्रालय है वो कृषि एवं किसान मंत्रालय से संबंधित है। चाय बोर्ड का प्रावधान कार्यालय बेंगलुरु में क्या पर स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। इस बोर्ड ने दुबई और मैक्सिको में कहीं न कहीं विदेशी कार्य किया है। ठीक है, तो पूछा गया हमसे हमारे इसका कौन सा कथन सही है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होता है वो है डी। हमारा इसका जो पहला और जो चौथा कथन है वो सही है, जबकि जो पहला दूसरा और तीसरा कथन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। ठीक, तो क्या कहता है जो हमारा जो भारतीय चाय बोर्ड की उत्पत्ति कब हुई थी, 1903 के अंदर हुई थी, जब भारतीय चाय उपकर विधेयक पारित किया गया था। चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत स्थापित वर्तमान चाय बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 1954 द्वारा किया गया था। तो वर्तमान जो चाय बोर्ड है उसका गठन 1 अप्रैल 1954 के द्वारा किया गया था, जबकि इसकी जो प्रमुख उत्पत्ति थी जिसका अंश था वो कहीं कहीं 1903 के अंदर ही आ गया था। इसे केंद्रीय चाय बोर्ड और भारतीय चाय लाइसेंसिंग समिति का भी स्थान लिया है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो चाय से संबंधित जो हमारी जो फर्म्स होती हैं उनको लाइसेंस भी उपलब्ध करवाती है, और ये कहीं कहीं जो पुरानी जो हमारी लाइसेंस समिति थी उसका भी स्थान लिया है, जो क्रम से चाय बोर्ड अधिनियम 1949 और चाय नियंत्रण के तहत भी काम करती है। सॉरी, चाय नियंत्रण अधिनियम 1938 के तहत, जिसे अभी वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। पिछले दो निकायों की गतिविधियां मुख्य रूप से चाय की गतिविधियों और चाय के निर्यात विनियमन तक ही सीमित थी। जैसा कि उस समय लागू अंतर्राष्ट्रीय चाय समझौते में चाय की खपत को बढ़ावा देना और आवश्यकता को अधिक था। तो हम देखते हैं भी जो ब्रिटिश शासन था कहीं न कहीं जो चाय का व्यापार था उसका एकाधिकार रखता था, ठीक है, भारत और चीन के साथ। तो इस प्रकार के बाद में उनको जो इस एकाधिकार को खत्म करने के लिए 1903 के अंदर इस प्रकार के जो बोर्ड है उसका गठन किया गया था। वर्तमान जो चाय बोर्ड है वो किसके अंदर, वाणिज्यिक और उद्योग वाणिज्यिक मंत्रालय के अंदर है। किसके, जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, न कि कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये केंद्र सरकार का एक कौन सी साविधिक निकाय है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और बोर्ड का गठन लगभग 31 सदस्यों के यानी 31 सदस्यों से मिलकर किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी अन्य इसके सदस्य होते हैं, जो कि जो संसद के सदस्यों, चाय उत्पादकों, चाय व्यापारियों, चाय के जो दलाल होते हैं, उपभोक्ताओं, साथ ही जो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य होते हैं या जो ट्रेड यूनियन होती है, और जो सरकार के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है। हर 3 वर्ष बाद बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है, यानी इसमें 12 संशोधन यानी जो बोर्ड होता है उसका गठन किया जाता है, इसके जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और इसका प्रावधान जो कार्यालय कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में चाय बोर्ड में 2 विदेशी कार्यालय हैं, एक हमारा दुबई में है, दूसरा कहाँ पर है, मैक्सिको के अंदर है। बोर्ड के इन सभी विदेशी कार्यालयों को भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रचारों के रूप में इनका गठन किया गया है, और साथ ही साथ ये कहीं के जो हमारी जो डिजिटल तौर पर यह भी कार्य करता है। वे कार्यबल संबंधित क्षेत्रों और भारतीय चाय आयातकों के साथ साथ भारतीय निर्यातकों के से भी संपर्क स्थापित करके रखते हैं। ठीक, तो राइट आंसर होता था इसका डी, यानी पहला और चौथा कथन इसका क्या था, सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन जो हमारी जो ग्रीन वॉशिंग
कौन? ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है, किसका? ग्रीन वॉशिंग का। तो जो ग्रीन वॉशिंग है वो हमारी क्या कहते हैं, मिथ्या रूप से क्या होते हैं, मिथ्या रूप से यह क्या का प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पादन और परिस्थितियां अनुकूलित और पर्यावरणीय रूप से युक्त है, इसके लिए हम ग्रीन वॉशिंग का उपयोग करते हैं। तो ये एक प्रकार की मिथ्या होती है, यानी झूठ होता है, जो कहता है जो कंपनी है वो कहीं न कहीं जो संतुलित है और पर्यावरणीय रूप से युक्त है, यानी पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो इसलिए हम उपयोग करते हैं इसको, ग्रीन वॉशिंग के नाम से भी इसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। तो ग्रीन वॉशिंग तब होती है जब कोई कंपनी विनियमन उद्देश्यों के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में इसका उल्लेख यानी कहीं न कहीं इसकी स्थिरता का प्रयास नहीं करती है। तो ये कहीं न कहीं ये दावा करती है भी जो हमारी ये जो कंपनी है वो क्या है, पर्यावरण हितैषी है, मगर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, या जितनी उसको जो रिकमेंडेशन दी जाती है पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए, उससे वह क्या होती है, कम ही करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार की अगर सुधार की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।